कहानी की शुरुआत में हमें जिलियन और उसके हस्बैंड कायल को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों वियतनाम के किसी समुंदर के बीच में ठहरे हुए होते हैं। दरअसल जिलियन का कुछ अर्सा पहले ही मिसकैरेज हुआ था और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मगर उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है और उसको उसके इस डिप्रेशन से निकालने के लिए वो उसको वियतनाम में ले आया था, ताकि यहाँ पे आके ये कुछ रिलैक्स फील करे। इन दोनों ने जिस बंगलो में स्टे किया हुआ था, ये बिल्कुल समुंदर के ऊपर ही था और समुंदर की लहरें इसे टच होकर गुजरा करती थी। एक दिन ये दोनों समुंदर में डाइव के लिए उतरे, मगर इसके हस्बैंड के पैरों में चोट आ गई, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारा खून बहा। मगर जेलियन ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उसको अपना पास्ट याद आने लग गया था जब उसका मिसकैरेज हुआ था। मगर यहाँ भी इसका हस्बैंड उसको संभालता है और वापस घर में ले आता है। जब जेलिन वापस आती है तो अपनी टैबलेट में एक न्यूज़ सुनती है कि समंदर में बहुत ही गहरा तूफान आने लगा है। तो लिहाजा जो भी समंदर के पास है वो अपनी जगह वहां से छोड़ दे और कहीं और चला जाए। मगर ये दोनों इस न्यूज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहते और वहीं पे रह रहे होते हैं। और जब ये दोनों उसी रात को सो रहे होते हैं तो ये महसूस करते हैं कि समुंदर में तूफान आया हुआ है और समुंदर की लहरें जोर जोर से इनके घर से टच होकर जा रही हैं। मगर इसका हस्बैंड इस चीज की परवाह नहीं करता और जेलियन को भी कहता है कि तुम सोए रहो, कोई भी फिक्र ना करो, कुछ भी नहीं होगा। मगर जल्द ही इनका लकड़ी से बना हुआ कमरा पानी में बहने लगता है और जेलियन कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर इसका हस्बैंड कहता है कि हमें यहीं पे रहना चाहिए। अब जल्द ही इन दोनों की आंख लग जाती है। मगर जब ये दोनों सुबह उठते हैं तो हर तरफ पानी ही पानी होता है, यानी ये लोग बहते बहते पानी में बहुत दूर आ चुके हैं। जेलियन को अपने हस्बैंड काइल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उसको कहा भी था कि हमें यहाँ से उतर जाना चाहिए, मगर काइल मना कर देता है। अब ये दोनों यहाँ पे बुरे तरीके से फंस चुके हैं और इनका लकड़ी से बना हुआ कमरा भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गया है। इससे पहले कि ये कमरा मुकम्मल तौर पे खराब हो, इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ न कुछ जल्द ही करना होगा, वरना ये लोग यहाँ पे डूब सकते हैं। काइल के पैरों में बहुत ही गहरा जख्म आया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी पानी में तैर नहीं सकता और ना ही इनके पास खाने पीने के लिए कोई सामान है। यहाँ पे काइल जेलियन को कहता है कि तुम्हें नीचे पानी में देखना होगा, शायद हमें कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। मगर जेलियन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, इसके बावजूद वो पानी में कूदती है ताकि कुछ मिल जाए और वहाँ से उसको एक बैग मिल भी जाता है, जिसके अंदर एक पानी की बोतल होती है और वो उसे अपने हस्बैंड काइल को दे देती है पीने के लिए। काइल जेलियन को कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कोई न कोई हमें ढूंढने के लिए ज़रूर आएगा, लिहाजा तुम बेफिक्र हो जाओ। काइल के पास पानी की प्लास्टिक की बोतल होती है और उस बोतल के जरिए वो सूरज को उसके सामने रखता है ताकि कुछ धुआं पैदा हो सके और कोई न कोई उस धुएं के जरिए इनको तलाश कर ले। मगर ये लोग ऐसा कर नहीं पाते और थक के वहीं पे लेट जाते हैं। मगर थोड़ी ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। जेलिन फौरन से उठती है और उसका बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, इशारे करती है, मगर हेलीकॉप्टर इनसे बहुत ज़्यादा दूर होता है और जेलियन की आवाज़ें वहां तक पहुंच नहीं पाती। इनसे बहुत दूर एक शिप भी मौजूद होता है। जेलियन बहुत चिल्लाती है कि शिप की आवाज़ उस तक पहुंच जाए, मगर ये लोग बहुत दूर उससे होते हैं और इसकी आवाज़ वहां नहीं पहुंच पाती। जेलियन बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। अब इसका हस्बैंड दोबारा से धुआं पैदा करने की कोशिश करता है और इस बार ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं, मगर इससे पहले कि धुआं उठता वो शिप इनसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुका था और वो धुआं वो लोग देख नहीं पाते। और यहाँ पे इनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस धुएं के जरिए जो उनका एक बचा कुचा लकड़ी का कमरा था उसमें भी आग लग जाती है। वो आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि ये दोनों ही मजबूरन समुद्र में कूद जाते हैं और एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े के जरिए वहाँ पे सहारा लेते हैं और इनकी आंखों के सामने इनका एक बचा कुचा कमरा भी जल जाता है और ये लोग कुछ भी कर नहीं पाते। काइल के पैरों में बहुत ही गहरा जख्म होता है और उसमें से खून बहना भी शुरू हो जाता है और खून की स्मेल सूंघकर शार्क इन तक आ जाती है और ये लोग शार्क से बचने के लिए एक लकड़ी के बड़े से टुकड़े को ढूंढते हैं और वो इन्हें मिल भी जाता है। ये दोनों जल्दी से उस पर चढ़ जाते हैं ताकि शार्क से बच सकें, मगर जल्द ही शार्क इन तक उस पर भी आ जाती है। लेकिन बाद में ये देखते हैं कि वो शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन्स थी। ये चीज़ देख के दोनों बहुत ज़्यादा हंसते हैं। जब ये दोनों रिलैक्स होते हैं तो जेलिन रोना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मेरा मिसकैरेज ना होता तो हम कभी भी वियतनाम छुट्टियां मनाने के लिए ना आते। मगर इसका हस्बैंड उसको तसल्ली देता है। वो कहता है कि तुम्हारा इसमें कोई भी कसूर नहीं है और मुझे यकीन है
कि हम दोनों यहाँ से जिंदा बच के जरूर बाहर निकलेंगे और एक दफा फिर से जिंदगी को जिएंगे। बातें करते करते ये दोनों सो जाते हैं और जब जेलियन की आंख खुलती है तो इसका लकड़ी का टुकड़ा उसके हस्बैंड के लकड़ी के टुकड़े से अलग हो चुका था और वो अपने हस्बैंड से काफी दूर जा चुकी थी। मगर वो देखती है कि उसके हस्बैंड के टांगों से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और समंदर में उसकी स्मेल भी फैल रही है, जिसकी स्मेल से शार्क उन तक पहुंच जाती है। मगर जेलियन फौरन अपने लकड़ी के टुकड़े से उतरकर अपने हस्बैंड के पास आ जाती है और उसको बचाने की कोशिश करती है। मगर जब तक वो आती है उसके हस्बैंड के लकड़ी के टुकड़े पे शार्क कई दफा हमला कर चुकी होती है। जेलिन अपने हस्बैंड को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करती है और वो लकड़ी के टुकड़े को ही सहारा बनाकर दूसरे लकड़ी के टुकड़े को आग बनाकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसका हस्बैंड भी बेहोशी की हालत में उसमें पड़ा हुआ होता है। जल्दी जेलियन की आंख लग जाती है, मगर जब वो उठती है तो वो एक किनारे पर मौजूद होती है। वो फौरन से उतरकर किनारे की तरफ जाती है और अपने हस्बैंड को भी लकड़ी के टुकड़े से नीचे उतारती है। मगर वो देखती है कि उसके हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी होती है। जेलियन ये सब देख के बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही उसने अपने बच्चे को खोया था और आज उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोती है और अपने आप को कसूरवार कहती है। अंधेरा होने के कारण से उसके हस्बैंड की लाश समंदर में बह जाती है और उसको पता भी नहीं लगता। और जब रोशनी होती है तो उसको अंदाजा होता है कि उसके हस्बैंड की लाश भी अब वहाँ पे मौजूद नहीं है और वो ये देख के बहुत ज़्यादा रोती है। मगर थोड़ी ही देर में उसको अपने हस्बैंड की लाश मिल जाती है और जिसको लेने के लिए वो दोबारा से समंदर में कूद जाती है। मगर वहाँ पर शार्क भी आ जाती है जो इसकी टांग पे हमला कर देती है और शार्क से बचने के लिए वो दोबारा से किनारे पे आ जाती है, मगर इसके पैरों में बहुत ज़्यादा जख्म आ चुका है। जेलिन जिस समुद्र के किनारे पे मौजूद होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा होता है। वो ये देखती है कि ये धुआं किस चीज़ का है और उसको एक चट्टान भी नजर आती है। वो जल्दी से जैसे तैसे करके उस बड़ी सी चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। जब वो चट्टान पे चढ़ती है तो उसको दूर ही एक आदमी नजर आता है जो मछलियाँ पकड़ने के लिए आया हुआ होता है। वो ये देख के समझ जाती है कि पास ही कहीं आबादी है जहाँ पे वो जा सकती है और अपनी जान भी बचा सकती है। उस आदमी को देखकर जेलियन के दिल में एक उम्मीद पैदा होती है। वो फौरन उसके पास जाती है और उसको समझाती है कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं और मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है। दरअसल वो एक वियतनामी होता है और उसको इंग्लिश नहीं आती। वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी बात को समझाती है और वो आदमी भी इसकी मदद करता है और इसके टांगों में जो जख्म आया होता है वो आदमी भी उसको स्टिच कर देता है। दरअसल वो आदमी मछलियाँ पकड़ने के लिए आया होता है और वो मछलियाँ पकड़ने के लिए एक जाल को बिछाने के लिए समंदर में उतरता है। मगर जहाँ वो जाता है वहाँ पे शार्क भी आ जाती है और उस पे हमला कर देती है। जेलियन को ये बात समझ में आ जाती है कि शार्क ने इस पे हमला कर दिया है, लिहाजा वो जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उस आदमी का कहीं भी नामो निशान नहीं होता। मगर दूसरी तरफ से वो एकदम से बाहर आता है। जेलिन उसको मदद करने की बहुत कोशिश करती है। इससे पहले कि जेलिन उस आदमी की कोई मदद कर पाती, शार्क उस पे हमला करके उसका काम तमाम कर देती है, यानी वो उस आदमी को मार डालती है। जेलियन फिर से इस समंदर में बिल्कुल अकेली रह चुकी है और वो ये भी जानती है कि शार्क ने दोबारा इसके पास जरूर आना है और वो आकर इस पर भी हमला करेगी। और जेलियन का ये शक बिल्कुल सही साबित होता है। वो शार्क इसके पास आती है, मगर जेलियन की बोट में एक ब्लेड मौजूद होता है जिसके जरिए वो शार्क पे हमला कर देती है और शार्क इस डर से वहाँ से भाग जाती है। मगर शार्क ने इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ना आता, लिहाजा वो दोबारा इसके पास जरूर आती है और इसकी बोट का पीछा करती है। अब शार्क मौका पाकर एक बड़ी सी छलांग लगाती है और उस छलांग के जरिए उसकी बोट को पानी में उल्टा कर देती है। जेलियन को इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि शार्क ने इसके पास जरूर आना है और इस पर आकर हमला भी जरूर करेगी। लिहाजा जेलियन उस बोट के एंकर को एक पत्थर के जरिए बांध देती है और उसकी रस्सी को अपनी टांग के जरिए, और जैसे ही शार्क इसकी तरफ बढ़ती है तो वो बड़ी ही चालाकी से वो एंकर उसके मुंह में डाल देती है और वो एंकर शार्क के मुंह के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से शार्क की वहीं पे डेथ हो जाती है और वो पानी की गहराइयों में चली जाती है। अब जेलियन दोबारा से अपनी बोट को सीधा करती है और उस पर चढ़कर लेट जाती है और आसमान की तरफ देख के एक सुख का सांस लेती है। साथ ही उसको पूरा यकीन होता है कि यहाँ पे आसपास आबादी है, तभी तो यहाँ पे एक फिशरमैन आया था जो मछलियाँ पकड़ने की नीयत से था। साथ ही साथ अब इसकी बोट तैरते तैरते पानी के किनारे की तरफ आ चुकी है
और वहाँ पे पहले से बहुत सारे फिशरमैन मौजूद होते हैं, जिनको देख के जेलिन बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो फिशरमैन भी समझ जाते हैं कि इस बोट पे कोई ना कोई मौजूद है जिसको मदद की ज़रूरत है, लिहाजा वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जेलिन को खुशी तो है कि वो एक किनारे पर आ चुकी है, मगर साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा गम भी है, क्योंकि उसने बहुत ही चाहने वाले पति को खो दिया है। मगर जेलियन ने इस पूरी जर्नी में एक बात तो सीखी है कि इंसान पर जितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, उसको हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंसान हिम्मत से काम लेते हैं तो जिंदगी उनको दोबारा से जीने का मौका देती है। अगर जेलियन शार्क से हार मान चुकी होती तो आज वो भी शार्क के हाथों मर चुकी होती, मगर उसने हिम्मत से काम लिया और शार्क को ही शिकस्त दे दी और उसको दोबारा से जीने का मौका मिला। हालांकि जेलियन ने अपने हस्बैंड को खो दिया है, मगर वो फिर भी इस बात से खुश है कि उसने अपनी ज़िंदगी को नहीं खोया और ज़िंदगी ने उसे दोबारा जीने का मौका दिया। और वो ये बात भी समझ चुकी है कि इंसान के पास कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, हर किसी को एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना होगा, लिहाजा जब तक वो जिंदा है उसे अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का भी एंड होता है।